टाइफॉइड जो है इसका जो मेन सोर्स है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है, यानी गंदा पानी और गंदा भोजन। तो यदि जंग लगे पाइप से आप, काई लगे पाइप से आप पानी पीते हैं तो वहाँ से आपको टाइफाइड होने का खतरा है। गर्मी के माहौल को हम कम तो नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, पेड़ ज़्यादा लगा सकते हैं जिससे बारिश भी अच्छी होगी, गर्मी भी कम लगेगा। वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जो पड़ी हुई जो बारिश जमा हुआ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग किया जा सकता है। बाहरी टेम्परेचर बढ़ने से हीट डिसिपेशन होता है और आदमी को थकान और कमज़ोरी और लू लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम एक्सेस खा के मोटापे की तरफ जाने को नहीं कहते, अच्छा खाना, हेल्दी खाना ज़रूरी है। वास्तविकता ये होती है कि जो पूछ रहा है और जो कह रहा है ये दोनों लोग एसी में बैठे रहते हैं। जिसके ऊपर बहस करते हैं वो भी एसी को भोगने वाले लोगों में से होते हैं। तो ये सिर्फ इसके लिए सरकार कोई और जिम्मेवार नहीं है, कुछ अपनी भी जिम्मेवारी बनती है कि पानी बचाने के लिए अपन क्या करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीत योग न्यूज और मैं हूं आपके साथ चित्रंजन कुमार। देखिए, मैं प्रत्येक दिन औरंगाबाद शहर के विशेषज्ञों से मुलाकात करवा रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में सफल हैं और मानव सेवा के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। वैसे ही आज एक शख्स से हम मिलवाने जा रहे हैं। वह शख्स कोई और नहीं, औरंगाबाद ज़िले के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर रामाशीष सिंह के पुत्र डॉक्टर ऋत्विक जी हैं, जो अब उनके जगह पर औरंगाबाद में स्थापित हैं और कई बीमार लोगों को ठीक करने की जिम्मेवारी इनके ऊपर है। तो सबसे पहले सर, आपको स्वागत है। चित्रंजन जी, थैंक यू। आपने अपना महत्वपूर्ण समय मेरे लिए निकाला और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहला सवाल है आपसे कि अभी जो वर्तमान परिदृश्य है, वर्तमान समय है, मौसम में जो परिवर्तन हुआ है, अचानक से हीट वेव का वो जो है मामला आ रहा है और मौसम जो है वो गर्म हो गया है। परिवर्तन होने के बाद लगातार मरीजों की संख्या जो है वह बढ़ रही है। तो आपके जो अस्पताल में है, आपके जगह कैसे मरीज अभी पहुंच रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि अभी मौसम स्पेसिफिक, मौसम का जैसे जैसे मिजाज बदलेगा वैसे वैसे बीमारी का नेचर बदलता है। अभी मौसम जैसे गर्म हवा चल रही है, लू चल रहा है, तो वो व्यक्ति जो डिहाइड्रेटेड हैं, जिनके अंदर शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई है, हीट स्ट्रोक, जिनको लू लग रहा है, टाइफाइड के मरीज़ हैं, मलेरिया के मरीज़ हैं, वो मरीज़ जो मौसम की वजह से अफेक्टेड हो रहे हैं, अपने जॉब नेचर की वजह से, उनका डायरेक्ट वेदर चेंज से एक्सपोजर हो रहा है, उस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अभी लगातार मौसम बढ़ने के बाद मरीजों का संख्या जो है तो लगातार बढ़ रही है। किस तरह के मरीज, कौन सा बीमारी आ रहा है अभी? देखिए, मोस्टली अभी पेशेंट जो हैं कमज़ोरी से पीड़ित हैं, डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी से पीड़ित हैं। कई बार जो व्यक्ति बाहर काम करते हैं उनको प्रॉपर खुराक नहीं मिल पा रही है, इसलिए भी वो परेशान है। मलेरिया है, टाइफॉइड है। ये मलेरिया टाइफॉइड मौसम के साथ साथ इस इलाके के एंडेमिक डिजीज़ यानी एक ख़ास जोग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले बीमारियों में से भी एक है। मलेरिया भी है, टाइफॉइड है, टीबी है। और इस मौसम में तो डिहाइड्रेशन है ही है, लू लग ही रहा है, इससे संबंध है, और कमज़ोरी के मरीज़ हैं। गर्मी के दिनों में जो देहात, खास करके देहात में पहले देखा जाता था कि डायरिया का जो मरीज होते थे वो गांव के गांव हो जाते थे और गांव के गांव खाली हो जाते थे। अब ऐसा कुछ मामला है या नहीं? ये आपने बढ़िया सवाल पूछा चित्रंजन जी। आपके 2 बार पूछने के बाद भी हमने डायरिया चाहे डिसेंट्री का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि पहले से लोग बहुत अलर्ट हो गए हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ क्या चीज़ अब खाना है, और इसलिए जो पहले जिस लेवल पे डायरिया के जो केसेस होते थे अब आजकल नहीं हो रहे हैं। और इसके लिए लोगों का सतर्क होना अति आवश्यक है। कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कितना पानी पीना है, कहाँ से पीना है, इस चीज़ को लेके लोगों के बीच सतर्कता आई है। तो जैसा कि हमने बताया, लोग पहले से बहुत सचेत हैं कि कहाँ खाना है, कहाँ पानी पीना है, किस तरह का पानी पीना है। तो पहले की तरफ डायरिया और डिसेंट्री के केसेस कम है, ऐसा नहीं है कि ना के बराबर हो गए, अंदरून इलाकों में हो सकते हैं, मगर पहले के अनुपात अब उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। अगर किसी को डायरिया हो जाता है, उससे बचने के लिए जैसे हॉस्पिटल तो आते हैं, वो एक बचाव का उपाय है, घरेलू उपाय उसका क्या है? ठीक है, ये अच्छा सवाल है। आम तौर पे क्या होता है, डायरिया में बहुत जल्दी जल्दी पतला लैट्रिन होता है
और एक एक्सेसिव स्टूल पासिंग की वजह से शरीर में ज़रूरी नमक और पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बीपी डाउन हो जाता है, हाथ पाँव में ऐंठन होता है। यदि पहले तो इधर उधर जो अनहाइजीनिक फूड है उसको खाने से बचें, गंदा पानी पीने से बचें। यदि एक बार ऐसा किसी कारणवश हो भी जाए तो अब दस्त यदि शुरू हो जाते हैं घर में तो क्या करना चाहिए, जब तक आप अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं तब तक आप खूब सारा ORS जो है कहीं भी मिल जाता है, एक पैकेट ORS एक गिलास में पानी मिला के पी सकते हैं। केला पोटेशियम चैनल ब्लॉकर के रूप में काम करता है और वो किसी तरह का वो गर्म खाना नहीं होता है कि वो एडवर्सली अफेक्ट करे। दही भी एक अच्छी चीज़ है। ये छोटी मोटी घरेलू उपाय हैं जिस पे आप कह के उसको डिले कर सकते हैं। डिले करके आप अस्पताल में जल्दी से जल्दी पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि डायरिया भी 2-3 तरह का होता है, एक अनकॉम्प्लिकेटेड और दूसरा कॉम्प्लिकेटेड। ये जो डिफरेंस है कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड डायरिया का, ये आम व्यक्ति को पता नहीं चल पाएगा, ये डॉक्टर ही जान पाते हैं। इसी के लिए कहीं आप भुलावे में ना रह जाएं और हमारे सलाह को कहीं गलत वे में ना लेके प्रयास करें कि पानी लगातार पीते रहें। ORS मिल जाए तो अति उत्तम, नारियल पानी मिल जाए तो अति उत्तम, थोड़ा बहुत दही भी खाया जा सकता है, केला भी खाया जा सकता है। खा के नियर बाई हेल्थ सेंटर में पहुँचने का जल्दी से जल्दी प्रयास करें। अब बुखार का एक श्रेणी जो है वो जब अस्पताल लोग पहुंचते हैं तो टाइफाइड का जो है वो केसेस ज़्यादा होता है। तो यह टाइफाइड कैसे होता है लोगों को और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, टाइफाइड जो है इसका जो मेन सोर्स है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है, यानी गंदा पानी और गंदा भोजन। गंदा भोजन जैसे हम जहाँ से सब्ज़ी लेते हैं, जहाँ से मीट लेते हैं, वो जिस ठेला से लेते हैं, दुकान से लेते हैं, उसने अपना प्रॉपर हाइजीन रखा है कि नहीं रखा है। अगर वो गंदा है तो हम और आप आज नहीं तो कल उसके फांस में आएंगे ही आएंगे। कई बार कहते हैं कि भैया कुकिंग के दौरान यदि सब्जी का एक हिस्सा थोड़ा सा कहीं बाकी अधपका रह जाता है, कई बार होता है ना कि पूरा पकाने चले तो सब्जी हलवा बन जाता है, और या फिर कहीं अगर यदि वो अधपका रह गया तो अगर वो कॉन्टैमिनेटेड है तो वहाँ से आपको टाइफाइड हो सकता है। मीट लेने गए आप, अगर कसाई ने अपनी दुकान साफ़ सुथरी नहीं रखी है, दिन भर मीट टांग के लटके रहते हैं, दिन भर का सारा गर्दा पड़ता रहता है, अगर उसके बचाव में उसने कोई काम नहीं किया है और यदि वो मीट कॉन्टैमिनेटेड है तो वहाँ से भी आपको टाइफाइड हो सकता है। अब आई कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर हमने जान लिया। अब वाटर क्या है? वाटर सोर्स। अंदरून इलाकों में आप अक्सर देखेंगे कि लोग ज़्यादातर चापाकल से पानी पीते हैं। चापाकल के साथ क्या है कि हर 3 से 5 महीनों के भीतर चापाकल को साफ कराने का प्रावधान सरकार ने कई बार बताया है। ये हम सभी जानते हैं, पर साफ कराता कौन है? कराता तो बहुत कम लोग हैं, और कम से कम हर 3-4 महीनों पे तो नहीं कराते हैं, साल दर साल लग जाते हैं। और पुराना जितना भी चापाकल का सिस्टम है वो स्टील का है, स्टील पाइप के ऊपर बेस्ड है, आयरन पे लोहे का है। तो उस पर क्या होता है कि आप अक्सर देखेंगे कि टोटी पे काई भी जम जाता है और जंग भी लगा रहता है। तो यदि जंग लगे पाइप से आप, काई लगे पाइप से आप पानी पीते हैं तो वहाँ से आपको टाइफाइड होने का खतरा है। टाइफाइड नहीं होगा तो और क्या होगा? पाचन संबंधी दिक्कत हो सकता है, जैसे भूख कम लगना या फिर गैस ज़्यादा बनना। मरीज़ कई बार कहते हैं कि सर भूख लगता है, खियाई नहीं करता है, या फिर पेट थोड़ा सा खा के फूला फूला गैस की शिकायत होना, यानी पाचन संबंधित दिक्कतें आना कम या ज़्यादा मात्रा में। ये सब आम दिक्कतें हैं जो आप इलाज कराने तो डॉक्टर से आते हैं, आप दवा पे पैसा खर्च करते हैं, मगर उसकी रोकथाम के लिए जो असली वजह है वहाँ आप उसको डॉज कर जाते हैं, उसको डक कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका इलाज का खर्च बढ़ जाता है। हर 2-3 महीनों पे या आपका अस्पताल की फ्रिक्वेंसी आने जाने का बढ़ जाता है। टाइफाइड को आप लोग तो जांच करवाते हैं तो पता चल जाता है, लेकिन घरेलू तौर पर उसको हम कैसे पहचान सकें? देखिए, आम तौर पे क्या होता है कि बुखार, अगर हम इसको डिटेल में बहुत ना जाएं तो इस इलाके में जो आम तौर पे बुखार है वो मौसमी बुखार होता है, जिसको वायरल फीवर कहते हैं। मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। तो एक जब आप किताब को पढ़ते हैं तो जब वो किताब में जो टाइफाइड के फीचर जो लिखे गए वो आइडियल सिचुएशन में थे। अब आप कहीं भी जाइए तो 2 टिकिया दवाई सब जगह मिल जाती है। पैरासीटामोल खा लिए, कोई एंटीबायोटिक खा लिए, कोई, अब दवा खाना आसान है, मिलना आसान है। तो जो टिपिकल फीचर है टाइफाइड का वो आपको आम व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, वो पेशेवर लोग जो हैं उसको समझ जाएंगे या एक हिंट की तरह लेते हैं कि हाँ इस दिशा में सोचा जा सकता है। अगर हम आपको कोई बात समझाएं और आप उसकी महीनी ना समझें
और मेरी बतलाई चीज़ों पे अगर आप कंफ्यूज होकर अपने सेल्फ डायग्नोसिस में जाते हैं और कोई गलती करते हैं तो कल आप हमको दोष देंगे और आपको दोष दिया जाएगा कि आप लोगों ने सामान्य जानकारी के रूप में इसको बता दिया गया, जबकि ये स्पेसिफिक तौर पे पता किया जाता है। इसके लिए जांच ऑलरेडी अवेलेबल है। मलेरिया आपने बता दिया, गर्मी का दिन है, हीट स्ट्रोक का मामला जो है वो काफ़ी आ रहा है अभी अस्पतालों में, या इससे कैसे बचा जा सके? देखिए चितरंजन जी, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हम और आप नहीं रोक सकते। उसको रोकने के लिए बहुत बड़े एफर्ट पे कंबाइंड एफर्ट चाहिए। मगर ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इससे पिछले के कुछ समय देखा गया कि गर्मी बहुत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। गर्मी के माहौल को हम कम तो नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? पेड़ ज़्यादा लगा सकते हैं, जिससे बारिश भी अच्छी होगी, गर्मी भी कम लगेगा। वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जो पड़ी हुई जो बारिश जमा हुआ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग किया जा सकता है ताकि वो व्यर्थ ना जाए। तीसरा क्या, खूब सारा पानी पी सकते हैं। खूब सारा पानी पिएंगे, कम से कम इस मौसम में 4 से 5 लीटर पानी पिया जा सकता है। उसके बाद प्राकृतिक चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, बेल का शरबत हो गया, गन्ने का जूस हो गया, नारियल पानी हो गया। और अगर कहीं ये चीज़ें ना मिल रही हैं, क्योंकि गर्मी आएगा तो हो सकता है कि आपका नारियल पानी का प्राइस बढ़ जाए। ये मार्केट ओरिएंटेड डिमांड सप्लाई के ऊपर बेस्ड है। ORS का पैकेट आप ले लीजिए, ORS का पैकेट में प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। उसको 1 गिलास पैकेट में फाड़ के पिया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है? सतुआ पिया जा सकता है। तो हमारे आपकी प्रकृति में, संस्कृति में बहुत कुछ अवेलेबल है जो शरीर में ज़रूरी नमक और पानी की भरपाई करे, क्योंकि हीट लॉस तब होता है जब शरीर और बाहर के टेम्परेचर में डिफरेंस बढ़ने लगता है। बाहरी टेम्परेचर बढ़ने से हीट डिसिपेशन होता है और आदमी को थकान और कमज़ोरी और लू लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पॉसिबल है तो धूप में मटर गश्ती के लिए ना घूमें, फालतू में ना घूमें। यदि आपका काम ही अगर धूप से में आने जाने का है तब तो फिर आप गमछा लगा सकते हैं, तौलिया लपेट सकते हैं। ये सब देसी छोटे छोटे जुगाड़ हैं जिसके पे ध्यान देके आप अस्पताल के खर्च कम कर सकते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में जो है वो धार्मिक प्रतिष्ठान या जो है वो कम होता है, लेकिन अगर होता है तो खास करके जो उपवास करने वाले जो लोग होते हैं, महिला हो या पुरुष हो, वो कोई डिपेंड नहीं करता है। गर्मी के दिन में जो उपवास करते हैं वह कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है? देखिए, उपवास का कॉन्सेप्ट हर धर्म में दिया गया है, अलग अलग नाम से, अलग अलग वजूहात से दिया गया है। तो वो आपके पाचन को रेगुलराइज करने का एक तरीका है और उसके लिए इंस्पिरेशन अलग अलग दिए गए कि वजूहात अलग अलग दिए कि भाई इस चीज़ के मद्देनज़र आपको भूखा रखना चाहिए। और ये ज़रूरी भी है। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम का आजकल एक चीज़ आ रही है जो कि आप पढ़ना चाहें इसके ऊपर आर्टिकल तो आप पढ़ लेंगे। हम उसके बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि कम समय में थोड़ी जानकारी ख़राब जानकारी होती है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, आपको फिर इस फास्टिंग का मतलब समझ में आएगा। पर कोई व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है, कोई व्यक्ति का शारीरिक काम है क्योंकि दिन भर खटाई है उसकी, रेगुलर बेसिस पे जो रेगुलर बेसिस पे, इस तरह के लोगों को भूखे पेट नहीं रहना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। अब मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडी है, वो अपने साथ साथ किसी बच्चे को भी जन रही है, एक के साथ साथ वो दो जानों को सपोर्ट कर रही है। क्या उसको भूखे रहने की आवश्यकता है? नहीं भाई, उसको और ऊर्जा की आवश्यकता है। हाँ, हम एक्सेस खा के मोटापे की तरफ जाने को नहीं कहते, अच्छा खाना, हेल्दी खाना ज़रूरी है। मान लीजिए फिर तो अब सवाल आता है कि क्या व्रत रखना उचित है कि नहीं। हम पेशे से डॉक्टर हैं और एक इंसान भी हैं। हम इसको धर्म की खिलाफत के रूप में नहीं देखते हैं, हम आपकी भलाई के रूप में इसको देखते हैं। अगर आप, चूँकि आप मेरे से बात कीजिएगा तो हम आपकी भलाई की बात करेंगे, स्वास्थ्य के लिए। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि बीमार आदमी को भूखे पेट रहना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं कीजिए। और अगर गर्मी के दिन में जहाँ अगर लू चल रहा हो और आपको बाहर आने जाने का काम है तो अब ना करें, कम से कम पानी जरूर पिएं। अगर आप कह रहे हैं कि हम आज अन्न नहीं, अच्छा, व्रत करने का भी कई तरीका है। कोई लोग फलाहार पे रहते हैं, कोई लोग सॉलिड फूड नहीं खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहते हैं। तो जो लिक्विड डाइट पे हैं वो रख सकते हैं क्योंकि उसकी भरपाई हो जाएगी। जो फलाहार करते हैं वो भी उसकी भरपाई हो जाएगी। पर यदि कोई निर्जला करेगा तो हम उसके समर्थन में नहीं है इस मौसम में। चलिए आते हैं गर्मी के दिनों में। आजकल जो एक लॉबी चल रहा है एसी का, लोग अपने घरों में, अपने रूम में या गाड़ी में
एसी में अपना मज़ा खूब ले रहे हैं। एसी आम नागरिकों के लिए, आम जनों के लिए कितना लाभदायक और कितना नुकसानदेह है? जी, ये बिल्कुल उचित सवाल है। अक्सर जब एसी की चर्चा होती है तो लोग आइडियलिज्म, आदर्शवादी बातें करते हैं कि ना जी ये तो क्लाइमेट चेंज पे इफेक्ट कर रहा है, फलाना है, ढिमकाना है। वास्तविकता ये होती है कि जो पूछ रहा है और जो कह रहा है, ये दोनों लोग एसी में बैठे रहते हैं। जिसके ऊपर बहस करते हैं वो भी एसी को भोगने वाले लोगों में से होते हैं। एसी हमारे आपके समाज की एक सच्चाई है, ये लग्जरी है। और 45, 46, 50 डिग्री जहाँ टेम्परेचर छू रहा है, एसी आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाता ज़रूर है, मगर कहते हैं ना कि हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। तो जो एसी से पैदा होने वाले जो कार्बन एमिशन नॉर्म्स हैं वो उसको फुलफिल तो नहीं करता। आप और क्या कर सकते हैं? क्या एसी का उपयोग बंद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आने वाले दिनों में एसी का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। आप और हम इस पे बहस करके इसको रोक नहीं पाएंगे। हो सकता है अपने घर में 2 एसी ज़रूर और एक्स्ट्रा लगवा लें। उपाय क्या कर सकते हैं? हम लोग वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, पेड़ ज़्यादा लगा सकते हैं। एसी किसके लिए आवश्यक है? यदि मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, वो पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, अत्यधिक गर्मी से उसका हरासमेंट बढ़ जाएगा, उसकी तबीयत बिगड़ सकती है, उसके लिए एसी ठीक है। नहीं, अभी हम लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके कमरे में भी एसी लगा हुआ है, लेकिन हम देख पा रहे हैं खिड़की की तरफ से कि चारों तरफ जो पेड़ पौधा आपने लगा रखा है, तो उससे जो वातावरण, आपने तो एसी बंद रखा है, लेकिन वातावरण जो है वो एसी वाली फील हो रही है अभी यहाँ पर। देखिए, पहली बात एसी बंद करने का कि हम आज यंग हैं, मेरे पास शारीरिक ऊर्जा और ताकत है कि हम गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरा चेंबर एसी है, मगर मेरा जो मरीज़ हमसे मिलने आता है वो एसी को नहीं देखता है। एसी चेंबर से निकल के फिर वापस उसने धूप में जाना है, तो वो मेरे चेंबर में बैठने की वजह से मेरे को बीमारी कुछ और दिखाने आएगा। हो सकता है उसको हीट स्ट्रोक या उसको एक्सपोजर हो जाए। तो ये मेरी आज चूँकि शरीर में दम है, ताकत है, जवान है हम, तो बर्दाश्त कर लेंगे, तो कोई आसमान नहीं फट जाएगा। मगर मेरी वजह से कोई और व्यक्ति बीमार पड़ जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो आज चूँकि हम बर्दाश्त कर सकते हैं तो कर लेते हैं। और इस कमरे के ठंडे होने की एक और वजह है, इसके ऊपर एक और फ्लोर है, और साथ में बाहर मेरे फादर का लगाया हुआ बहुत सारा पेड़ पौधा है, उसकी वजह से भी ये कमरा ठंडा रहता है। तो हम इसलिए गर्मी को पचा जाते हैं, उसको समझ लेते हैं। हाँ, मगर कोई व्यक्ति, कोई बुज़ुर्ग है, वो कमज़ोर है, या कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा जो कि हीट सेंसिटिव है, कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो उन लोगों के लिए एक्सेसिव हीट जो है, शरीर से अत्यधिक पसीना निकलना, उसको परेशान कर देता है। उस केस में फिर एसी की आवश्यकता बढ़ जाती है। वरना आप आइडियल सिचुएशन में लाने के लिए अपने परिवार वालों के, अपने हितजनों के का जो हताहत है आप बढ़ा देंगे। मतलब इस एसी फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। नुकसान भी है। जो सिर्फ आपको कह रहा है कि ये नुकसानदायक है, वो खुद एसी कमरे में बैठ के ये बातें कर रहा है। और जो कह रहा है कि ना जी ये तो बहुत अच्छी बात है, आदर्शवाद बात और बिल्कुल नेगेटिव की बात के बीच में जीवन होता है, जिसका हमको आपको रैशनली उपयोग करना चाहिए। चलते हैं आगे। आजकल जो है वो गांव में तो अभी ये चीज़ें परंपरा धीरे धीरे पहुंच रही है, लेकिन शहर में ये चीज़ें पूरी तरह से प्रभावित है। मिनरल वाटर का जो बोतल है वो 20 लीटर वाला, वो प्रत्येक घरों में पहुंचने लगा और उसको लोग अच्छा मानते हैं। तो वह अच्छा कितना है और ख़राब कितना है? चितरंजन जी, शहरवासियों के लिए एक पानी, जल संकट एक बहुत बड़ा संकट है। ये बंद डब्बे का पानी का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया क्योंकि आपको साधारण ग्राउंड वाटर अवेलेबल, जो फ्रेश वाटर था, अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। आप समूचा कंक्रीट जंगल क्रिएट करेंगे। आप कई बार तो सड़कें इतनी सकरी हैं कि घर तक पहुंचने का आप लोगों ने गलियों में रास्ता नहीं छोड़ा, तो पानी ग्राउंड वाटर में जाएगा कैसे? तो ये सिर्फ इसके लिए सरकार, कोई और जिम्मेवार नहीं है, कुछ अपनी भी जिम्मेवारी बनती है कि पानी बचाने के लिए अपन क्या करते हैं। तो देखिए, जब ग्राउंड वाटर की किल्लत हुई, ग्राउंड फ्रेश वाटर की किल्लत हुई, तो पानी कहीं से तो लाना था। तो लोग कॉन्सेप्ट आया कि हाँ भैया, टैंकर के माध्यम से, बंद डब्बे के माध्यम से हम लोग पानी सप्लाई करेंगे। फिर आई बात की मिनरल वाटर से। अब मिनरल वाटर का 2 फॉर्म है। पहला फॉर्म है कि जो डब्बा बंद पानी हम और आप बाज़ार में बिकता है 10 या 20 रुपए के पैकेट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, और दूसरा होता है जो बड़े बड़े जार में, कनस्तर में सप्लाई होता है। ये जो डब्बा बंद पानी जो 20 रुपए में एक पैकेट मिलता है, हो सकता है उसकी क्वालिटी कंट्रोल का, उस सील्ड डब्बा बंद पानी का जो क्वालिटी कंट्रोल है, उसके लिए तो मानक तय है, क्योंकि वो डब्बा मार्केटिंग होके आता है, सरकार को टैक्स दिया जाता है, बहुत तरह की वो क्वालिटी चेक से गुजरता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो फिर भी ठीक है।
मगर जार में जो पानी सप्लाई होता है ये कह के दिया जाता है कि बाबू ये ठीक है, मगर क्या सरकार द्वारा जो वाटर डिपार्टमेंट है कभी उसकी वो क्वालिटी चेक करता है? क्या वाटर डिपार्टमेंट हमारे सरकार द्वारा जो ऑलरेडी डेजिग्नेटेड है वो फंक्शनल है कि नहीं? ये दोषारोपण का समय नहीं है। हमको आपको अपने लिए जो बेहतर है वो करना चाहिए। अगर डब्बा बंद पानी अच्छा मिल रहा है तो लेना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कि सर उसमें ज़रूरी मिनरल है कि नहीं। ये एक आप और हम आम व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं। क्या हमारे आपके पास मेजरमेंट करने का कोई तरीका है? ना जी नहीं है। क्या हर कोई मेजर कर कर के खरीदता है? ना जी नहीं है। मगर क्या उसके लिए मापदंड होने चाहिए? हाँ जी बिल्कुल होने चाहिए। क्या उसका क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। गर्मी का मौसम है, गर्भवती महिलाओं पे चलते हैं। गर्भवती महिलाएं जो है, आप एक चिकित्सक हैं, आपके पास तो उस तरह के मरीज पहुंचते भी होंगे। उनकी खान पान कैसी होनी चाहिए ताकि वो अपने जो बच्चे को हैं उस बच्चा को सुरक्षित जन्म दे सके? देखिए, जो मेरे फादर को जानते होंगे वो इस बात से ज़रूर परिचित होंगे कि वो डेली रूटीन पे बड़ा फोकस करते थे, और वो खुद उसके एग्जाम्पल है जो उनके करीबी जानते होंगे कि वो घड़ी के सुई से चलते थे। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हिज रूटीन। गर्भवती महिला एक उचित शब्द है, मगर वुमन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, जब से महिला एक बच्चा पैदा करने की क्षमता में रहती है तब उसकी खुराक कैसी होनी चाहिए, क्योंकि उससे पैदा होने वाले बच्चे और आने वाली गृहस्थी की दशा और दिशा तय होता है। उसका जागरूकता क्या है अपने स्वास्थ्य के प्रति, खान पान के प्रति, पानी पीने के प्रति। तो किसी अगर इसको हम इसको और कंसाइज करते हैं, समराइज करते हैं, गर्भवती महिला को आप दूर ना जाएं। हरा साग सब्जी, दाल भात रोटी, अंकुरित मूंग, चना, सोयाबीन, दाल, गर्म दूध, उबला हुआ अंडा खा सकते हैं। मीट मछली खाने का भी कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो प्रोटीन सोर्स के रूप में लिया जाता है। मगर हमारे यहाँ जो तेल मसाला इस्तेमाल होता है उसमें प्रोटीन कम, मसाला ज़्यादा चला जाता है। तो उसका विकल्प है, छोला है, राजमा है आपके पास अखरोट है, काजू है, किशमिश है, पिस्ता है, बादाम है। इन सब चीज़ का मिनरल वैल्यू, न्यूट्रिशियस वैल्यू अलग अलग है। अगर आप चार्ट के रूप में देखना चाहें, पॉइंट स्पेसिफिक देखना चाहें, तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। मगर कोई भी महंगी चीज़ और नायाब चीज़ खाने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ प्रकृति ने आपको दे रखा है, उसका उपयोग करें, समय पे भोजन करें। सुबह 9 बजे तक नाश्ता, 2 बजे तक भोजन, 4-5 बजे हल्का फुल्का, और रात में 8 से 9 बजे तक के बीच में डिनर। 6-7 घंटे के बीच में कुछ ना कुछ खाते रहिएगा तो आपके स्वास्थ्य को ज़रूरी हर थोड़ी थोड़ी देर पे जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो मिलता रहेगा। और यदि पेट में बच्चा है किसी महिला के, उसके लिए तो और अच्छी बात है। पानी वो कितना महिला पिए गर्भवती? कम से कम इस मौसम में आप गर्भवती महिला 4 से 5 लीटर पानी पिए। अगर यह मौसम नहीं रहे तो? मौसम नहीं रहे तो भी कम से कम 3 लीटर तो ज़रूर पिए। अभी 5 लीटर? हाँ, 3 से प्लस चले जाइए, क्योंकि हीट लॉस चल रहा है और गर्भवती महिलाओं को एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आज के समय में एक बीमारी जो है वो बड़ा बढ़ चढ़ कर के हो रहा है, शुगर। ये प्रत्येक घरों में यह बीमारी जो है वह पहुंच चुका है और अपना जड़ जमा चुका है। यह बीमारी क्यों हो रहा है, इससे कैसे बचा जा सके? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जिसके पास यह बीमारी है वह काफ़ी परेशान दिखता है और उसका जो शारीरिक क्षमता या शरीर का जो बनावट है वो धीरे धीरे जो शरीर है वह आसपास होते चलता है और वह मानसिक बीमार भी हो जाता है। शारीरिक बीमार के साथ साथ वो मानसिक बीमार भी हो जाता है। तो जिसको नहीं हुआ है वो इसको ना होने के लिए क्या करे, और जिसको हो गया है वह कैसे इससे बच सके? देखिए, शुगर एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में समाज में फैल रहा है। ये अच्छी बात है, ये हम लोग सभी समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि ये समस्या आ रही है। वजूहात क्या हैं, क्या वजह हैं? देखिए, कुछ तो जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है कि अगर ख़ानदानी है तो दूसरों की अपेक्षा आपको होने के चांस ज़्यादा हैं। दूसरा, जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी शारीरिक मेहनत कम है, खुराक ज़्यादा है, यानी इनपुट और आउटपुट का डिसबैलेंस है। यदि अगर आप जितना खाते हैं उतना ऊर्जा का आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से अनयूज्ड एनर्जी जो है फैट के रूप में बढ़ता है और आपको वज़न बढ़ता है, परेशानी बढ़ती है, और वो शुगर जो है बाद में दिक्कत करता है। तीसरा वजह क्या है कि आप मान लीजिए आपको सडन हो गया कि सर हमारे ख़ानदान में भी किसी को नहीं है, मेरा तो दिनचर्या भी बहुत बढ़िया, देखिए मेरा वज़न ज़्यादा नहीं है,
फिर अचानक ऐसा क्यों हो गया कि हमको 40-45 पहुँचे तो हमको शुगर हो गया, पहली बार शुगर डिटेक्ट होने लगा? ऐसा इसलिए होता है सर क्योंकि कुछ तो एजिंग प्रोसेस है कि एजिंग पे प्रोसेस पे क्या है, जब आदमी 45-50 के बाद बुढ़ापे की तरफ पहला कदम रखता है तो जो जेनेटिक कंट्रोल है, हर जो छुपी हुई चीज़ के ऊपर जो जीन का कंट्रोल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और दूसरा जो सडन इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं जिसको आप कहते हैं म्यूटेशन के रूप में अननोन कॉज, इन्वायरमेंटल कॉज, वो भी एक बहुत प्रमुख वजह रोल प्ले करता है। इसके डिटेल में और भी बहुत सारी वजह, लाइफस्टाइल, मीट मुर्गा मछली खाना जिसका आप खा तो लिए उसका यूटिलाइज नहीं कर पाए, स्मोकर्स, अल्कोहल जो लेते हैं, तो यानी ये सारी वो चीज़ें जो मेहनत कश ज़िंदगी से दूर ले जाती हैं, जो शारीरिक श्रम से जो आप दूर ले जाते हैं, वो उन लोगों में या वो खान पान या वो लाइफस्टाइल आपको शुगर के उतना ही करीब लेता जाएगा। तो उपाय क्या है? अगर ख़ानदानी है तो आप उसको रोक नहीं सकते। उसके बाद आप जो सडन अननोन रीजंस की वजह से हुआ, इन्वायरमेंटल कॉज की वजह से है, एजिंग प्रोसेस हुआ, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आपके हाथ में क्या है? आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी कर सकते हैं, अच्छी खुराक खा सकते हैं। ज़्यादा खाना, अच्छा खाने में बड़ा फ़र्क होता है। इस फ़र्क को समझें। और ये हमारे आपकी संस्कृति में, सामाजिक लोकाचार में ये सबको पता है। ये इंटरनेट के भरोसे इतना ना चलें, डॉक्टर कोई अमृत तो नहीं चटा देगा। ये आपके, हमारे पास सब कुछ सामान्य ज्ञान अवेलेबल है, ठीक है? हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ज़्यादा डेटा और बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ताकि आपके आर पार निकल सके। ये सब कुछ इतना मुश्किल नहीं है। एक चीज़ जैसे जिसको हो गया वो तो बच सकता है, उसके लिए मेडिसिन है या वो उपाय है। जिसको ना हुआ है और उसके दिमाग में भी डर बना रहता है, वो क्या कर सके? चलिए, डर का पता है डर क्यों लगता है? डर तब लगता है जब किसी चीज़ की शंका हो और उसके ऊपर आप काम ना कर रहे हो। आपको डायबिटीज़ का खतरा है, आपको डायबिटीज़ होने का डर है, पर जब आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे, खाली बैठ के सोच रहे हैं, तभी डर लगेगा। अगर उसका उपाय करना चाहते हैं, उठिए, जिम जाइए, शारीरिक व्यायाम कीजिए, मोटापा वाला खाना कम खाइए, खुराक अच्छी रखिए, और इससे जब आप खूब मेहनत कीजिएगा, खाना कम खाइएगा, यानी अपने आवश्यकता अनुसार खाइएगा, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं जिएगा। यू मस्ट गेट स्टिक टू योर बेसिक्स। आप अपनी लाइफ के बेसिक नीड्स को पूरा करें, सुखद खाना खाएं, हल्का खाना खाएं और खूब शारीरिक मेहनत करें। ये एक सबसे बढ़िया बचाव है। उसको शुगर नहीं धर सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। चलिए लास्ट सवाल आपसे। आजकल देखा जा रहा है जो आराम फरमा रहे हैं या आराम की नौकरी कर रहे हैं, बैठ करके जैसे कर रहे हैं नौकरी या काम कर रहे हैं बैठे बैठे, तो उनकी चर्बी वाली प्रॉब्लम है या बॉडी का जो फैट है वो लगातार बढ़ जा रहा है जी। इसको बढ़ने के पीछे क्या कारण है? देखिए, जैसे मान लीजिए पेशे से हम डॉक्टर हैं, तो हमको दिन भर बैठना है, तो क्या हमको भरपेट खाना खाने का अधिकार रह गया? यदि हम, जैसे मेरा बॉडी टाइप भी, कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई हम कितना भी खाते हैं शरीर को लगता नहीं है, और दूसरे हम टाइप के लोग हैं कि भाई पानी पिया वो भी लग गया। तो यदि हम पता चल गया कि मेरा शरीर भारी भरकम है और फैलने वाला शरीर है, तो क्या हमको भरपेट खाना खाने का अधिकार है? नहीं। उतना ही खाना है जितना ऊर्जा खपा पाए। यदि खा रहे हैं तो खूब मेहनत कीजिए। दूसरी बात, अच्छा खाइए। ज़्यादा खाने, 10 पूड़ी खा गए उससे क्या ही मतलब है? अखरोट खाए, अनार का जूस पिए, मतलब हेल्दी डाइट और एक्सेस डाइट में फ़र्क है। बैलेंस डाइट लीजिए। तीसरा कि जब आपको ये डिसिप्लिन लाइए कि हमको इतना कम से कम ऊर्जा खर्च करना है। किसी कारणवश आप बाहर जिम नहीं जा पाए, बाहर घूम नहीं पाए, कैंपस है, कैंपस में टहल लीजिए। रात में अगर मान लीजिए भूख लगी है और आज कुछ ऊर्जा का खपत नहीं हो पाया है, तो जहाँ 3 रोटी खाते थे, 1.5 रोटी खा के 1 गिलास दूध पी लीजिए। दूध में शक्कर की मात्रा कम रखिए। ये सब आसान तरीका है। दूध हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, पोहा हो गया, उपमा हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, ये सब का सेवन कीजिए। मखाना हो गया। ये सब ऐसा तरीका है जिसमें फाइबर ज़्यादा जाएगा, कार्ब्स कम आएंगे, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। ये बहुत आसान चीज़ है, प्रयास करने से होता है। कई बार मन टूटता है, पर यू हैव टू पुश योरसेल्फ। आते हैं, आपने तो ये मेडिसिन से जुड़ा हुआ सवाल आपने बता दिया। आते हैं आपके जीवन पर। हम आपके जीवन में जहाँ तक हमें जानकारी है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा।
बात की जाए आपके पिताजी की, तो 2021 में इनकी मृत्यु हो गई। काफ़ी जमा जमाया उनका यहाँ हॉस्पिटल था, काफ़ी लोग यहाँ उन पर विश्वास करते थे और वह विश्वास तब था जब वो बीमारी को ठीक कर देते थे। और गांव घरों में भी इनके नाम जो है वो हमेशा चर्चित रहता था कि उनके पास जाओ। बुजुर्ग महिलाएं आज भी कहती हैं कि उनके पास चली जाओ। तो उस समय जब आपके पिताजी का डेथ हुआ तब आप कहाँ थे, और जब पिताजी की डेथ हुई उसके बाद आप यहाँ आए, तो इसके बीच का जो संघर्ष रहा, इसके बीच का जो समय काल रहा, वह कैसा रहा आपका? देखिए चितरंजन जी, संघर्ष मेरे फादर ने किया था। आप जो मेरे में मोहिनी देखते हैं वो इसलिए है क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। जो असल संघर्ष किया है मेरे फादर ने किया है। मेरे फादर बहुत सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं, तो कई बार लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मोहिनी है, नहीं, शक्ति उनकी दिखती थी। आप जो मोहिनी देखते हैं उनके अंदर उनकी शख्सियत में गहराई बहुत थी, क्योंकि वो सेल्फ मेड आदमी थे। हम तो फिर भी रामाशीष बाबू के बेटे हैं, उसका बहुत सारा बेनिफिट है, आप जानते हैं। आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं, ये उनकी देन है, इसमें मेरा एक भी ईंट जोड़ा हुआ नहीं है। एंड आई एम थैंकफुल फॉर माई फादर कि जो उन्होंने हमको दिया। संघर्ष कहाँ आता है? संघर्ष उम्मीद का जो पहाड़ खड़ा है, क्योंकि अब मेरा कंपैरिजन मेरे फादर से होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जब वो गुजरे हैं उनके पास 45 साल का अनुभव था और मेरी उम्र ही उतनी नहीं हुई है। तो इस कुर्सी पे बैठने का बेनिफिट ये है कि आप रामाशीष बाबू के लेगेसी को कंटिन्यू करने बैठते हैं। उनके दिए हुए, उनके द्वारा छोड़ा हुआ जो प्रॉपर्टी है आप उसको इनहेरिट करते हैं, उनके छोड़े हुआ नाम को आप इनहेरिट करते हैं। मगर जो कंपटीशन का जो लेवल है, जो कंपैरिजन का लेवल है, वो स्काई रॉकेटेड है। हम आम इंसान वाली गलती, आम इंसान वाला व्यवहार, आम इंसान वाली दूरदर्शिता, आम इंसान वाला इंटेलेक्ट, यानी आपको लोग हमसे वो नहीं एक्सपेक्ट करता। क्यों? क्योंकि पिताजी ने जो मापदंड तय किया था वो इतना हाई है कि आदमी को कई बार लगता है कि अच्छा, एक और बात, मेरे फादर और हम में एक फ़र्क है। पापा मेरे बहुत सोशल थे, उनका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा था, और चूँकि हम शुरू से बाहर रहे तो वो सामाजिक दायरा मेरे से कवर अप नहीं हो पाता है। और पीढ़ी का भी फ़र्क है, जनरेशनल गैप भी है। हम रामाशीष बाबू के बेटे ज़रूर हैं, मगर रामाशीष बाबू तो नहीं है। तो उनकी शख्सियत की कुछ अच्छाई थी, कुछ बुराई थी। उसी तरह मेरी शख्सियत की कुछ अच्छाई और कुछ बुराई है। तो जब भी कंपैरिजन होगा तो पिता पुत्र में होगा। पिता के नहीं रहने पे अगर आप सब कुछ उनके बेनिफिट लेते हैं तो उसका कुछ घाटा भी होता है, और हम कभी उसके लिए उफ नहीं करते हैं। जब मेरे फादर सीनियर थे, लोगों ने उनको प्रणाम करके उनको इज्जत बख्शी, और अब हम जूनियर हैं तो हम प्रणाम नहीं करेंगे, करना पड़ता है। ये आपकी संस्कार है। हाँ, ये प्रकृति का नियम है कि जब उनके हिस्से की घिसाई थी वो घिसे, कुछ उन्होंने हमको बेनिफिट दिया। और अगर हमको सब कुछ नहीं मिला, अगर लोग कहते हैं कि आप बाबू 6 महीना बैठ जाते सर के पास तो आपकी रफ्तार बहुत तेज़ होती, हो सकता है। अगर वो नहीं हो पाया तो हम इसको बस इस रूप में देखते हैं कि मेरे हिस्से की घिसाई अभी बाकी है। तो हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम खूब घिसें, 10 बार गलती करें, 11वीं बार फिर उठें, क्योंकि हम यूं ही ख़त्म नहीं होना चाहते हैं कि हमारा भी अपना पहचान हो, अपना वजूद हो। और इसलिए नहीं कि मेरे फादर ने अपने संघर्ष को कभी शर्मिंदा होकर छुपाया नहीं है। ही वॉज अ वेरी प्राउड मैन। वो बहुत ही आत्म स्वाभिमानी आदमी थे। उन्होंने अपने संघर्ष को उनको बहुत छाती तान के बताया है। एंड आई एम ए प्राउड सन ऑफ ए प्राउड मैन। इसलिए हमको पता है कि जो भी समाज में सक्सेसफुल व्यक्ति है उसने बड़ी घिसाई करी है यार। तो जो हमको मिला वो आशीर्वाद है, मगर मेरे हिस्से की घिसाई वे बाकी है। आज से 10-15 साल बाद पता चलेगा कि हमने अपने जीवन में क्या कमाया है, जब पीछे मुड़ के मेरे से अगली पीढ़ी आ जाएगी और वो हमको किस रूप में देखती है। वो वक्त बताएगा कि मेरा सफ़रनामा कैसा रहा। या फिर हो सकता है जब हम मेरे चल चलंती का समय हो तो बीता ज़माना हमको कैसा याद करेगा, मेरे बाल बच्चे हमको किस रूप में देखेंगे, तब वक्त पता चलेगा। हम आप कैसे बताएंगे। चलिए, हमने तो हर चीज़ पर बात कर ली। आपके जो संघर्षों की बात थी उस पर भी बात कर लिया। अभी गर्मी का दिन है,
लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे रह सकते? लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं, देखिए हम कोई भी ऐसी अलग बात नहीं बोलेंगे जो आप नहीं जानते हैं। खूब सारा पानी पीजिए, प्रकृति ने जो प्राकृतिक फल दिया है, सीजनल फल, उसको खाइए, कम खाइए, खूब पचाइए, और इरेगुलर टाइम टेबल मत रखिए। 11 बजे नाश्ता करने वाला व्यक्ति रोगी ही रहेगा। यदि कोई माँ है, उसके पेट में बच्चा है, अगर या फिर उसके छोटे बच्चे हैं, वो परिवार पाल रही है, यदि वो सही समय पे बच्चों को अच्छा खाना नहीं देगी, ताज़ा खाना नहीं देगी, तो आने वाली नस्ल जो है कमज़ोर और दब्बू पैदा होंगे। तो यदि आप अपना भला चाहते हैं तो अपने परिवार का रूटीन और संस्कार बहुत अच्छा रखिए। संस्कार क्या है? संस्कार इज़ नथिंग बट डेली हैबिट्स। आपके जीवन दर्शन, आपका जीवन जीने की जो कला है, आपकी जो जीवन शैली है, यही तो संस्कार है। किसी को प्रणाम करना संस्कार है, क्योंकि वो आपके हैबिट में शुमार है। सही टाइम पे खाना खाना जीवन शैली है, जीवन शैली वो संस्कार है। नहा धोवा के साफ सुथरा होकर सोना, ये क्या है? संस्कार है। क्यों? क्योंकि डेली हैबिट का हिस्सा है। भगवान का नाम लेना, क्यों? सद्बुद्धि। जब आप टू मच मेटेरियलिज्म में रहते हैं, उसको काउंटर करने के लिए एक स्पिरिचुअल साइड होता है जो आपकी इंसानी साइड को जिंदा रखता है। ये भी तो एक हैबिट है ना। हम कहते हैं कि जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए। गर्मी का दिन है, एक बार लोगों को संदेश आप दे दीजिए ताकि उससे लोगों को बचाव हो सके। अगर बाहर निकलना है, सुरक्षित तौर पे निकलिए, गमछा लगाइए, तौलिया लगाइए, खूब सारा पानी पीजिए। जहाँ जाइए नारियल पानी, ORS, बेल का शरबत, गन्ने का जूस, सत्तू पी के बाहर निकलिए। और यदि घर में रह सकते हैं तो घर में रहिए, अच्छा खाना खाइए, खूब बढ़िया से रहिए। देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर रामाशीष सिंह के पुत्र डॉक्टर ऋत्विक जी, जिन्होंने काफ़ी कई मुद्दों पर बातचीत किया। इन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में हमें बचना है, तो बचने के उपाय भी इन्होंने बताया कि हमें कैसे रहना है। चलिए मिलते हैं अगली बार किसी और खबर के साथ और किसी ऐसे ही किसी शख्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।